प्यारे बच्चों नमस्कार और एक बार पुनः आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल NTA नेट पॉलिटिकल साइंस में। आज हम बात करने वाले हैं केंद्र राज्य वित्तीय संबंध की। इससे पूर्व केंद्र राज्य विधायी और प्रशासनिक संबंधों को हमने देखा था। अगर आपने वो वीडियोस अभी तक नहीं देखी हैं तो उनको अवश्य देख लें, क्योंकि केंद्र राज्य संबंधों में जितने वित्तीय संबंध महत्वपूर्ण हैं उनको समझने के लिए आपको विधायी संबंधों को भी समझना अति महत्वपूर्ण है, तभी आप वित्तीय संबंधों को समझ सकते हैं। तो आइए प्रारंभ करते हैं अपने वीडियो को। चाहे राष्ट्र किसी भी प्रकार के हों, संघात्मक या एकात्मक, साम्यवादी, पूंजीवादी, किंतु राज्यों और केंद्र के मध्य संबंधों का बंटवारा सभी राज्यों में होता है। अगर केंद्र एकात्मक राज्य है तो वहाँ भी कहीं ना कहीं बंटवारा रहता है, भले ही शक्तियाँ क्या है केंद्र से प्राप्त करनी होती है राज्यों को। किंतु विश्व के जितने भी संघात्मक राज्य हैं वह जिस आधार पर इनकी शक्तियों का वितरण होना चाहिए उस आधार पर इनकी शक्तियों का वितरण हमको देखने को नहीं मिलता है, जो इसका यह कह सकते हैं कि सही वितरण है। लोकतंत्रात्मक शासन में देखने को नहीं मिलता है। किंतु फिर भी प्रत्येक राष्ट्रों ने अपने केंद्र और राज्यों के संबंधों को सुचारू करने के लिए संबंधों का बंटवारा किया हुआ है। भारत में यह किस प्रकार है आज हम देखेंगे। संविधान, प्रत्येक संघात्मक संविधान एक व्यवस्था करता है कि वित्त के संबंध में संघ सरकार और राज्य की सरकार परस्पर क्या है स्वतंत्र रहें तथा उनके पास अपने उत्तरदायित्वों का निर्वहन करने के लिए प्राप्त साधन हो। वस्तुतः राज्यों के विधायी और प्रशासनिक जो प्राधिकार हैं कार्यों को सुचारू रूप से चलाने के लिए वित्तीय स्वतंत्रता अत्यंत आवश्यक है। किंतु उक्त संघीय सिद्धांत का विश्व के, जैसा कि पहले बताया, किसी भी परिसंघीय संविधान में पूर्ण रूप से पालन नहीं किया गया है। अगर कनाडा और ऑस्ट्रेलिया के संविधान को देखें तो इनके अंतर्गत राज्यों को दिए गए राजस्व के साधन इतने अपर्याप्त हैं कि उन्हें पर्याप्त सीमा तक केंद्रीय अनुदान पर निर्भर रहना पड़ता है। स्विट्जरलैंड को देखें तो स्विट्जरलैंड के संविधान में वित्तीय संसाधनों का विभाजन कनाडा और ऑस्ट्रेलिया के एकदम विपरीत देखने को मिलता है और वहां केंद्रीय राजस्व का अधिकतर भाग राज्यों से प्राप्त होता है। और यूएसए की अगर बात करें तो मौलिक संविधान में इस सिद्धांत का, किस सिद्धांत का, कि केंद्र और राज्यों के पास पर्याप्त वित्तीय साधन रहे, इस सिद्धांत का कठोरता से पालन किया गया था। किंतु धीरे धीरे जो कल्याणकारी राज्य की धारणा है उसके विकास से राज्यों के लिए बाध्य होना पड़ा। इस वजह से अमेरिका में भी केंद्रीयकरण की प्रवृत्ति का विकास हुआ है, जिसने वहां के राज्यों की स्वायत्तता को कम कर दिया है। तो लगभग विश्व के जितने भी राष्ट्र हैं वहां हमें राज्यों की स्वायत्तता क्या है कम देखने को मिलती है और केंद्र की स्वायत्तता अधिक देखने को मिलती है। भारतीय संविधान के भाग 12 में अनुच्छेद 264 से लेकर 291 तक केंद्र और राज्यों के वित्तीय संबंधों का उल्लेख किया गया है। केंद्र और राज्य में राजस्व वितरण की व्यवस्था बहुत कुछ भारत शासन अधिनियम 1935 के का अनुसरण करती है। ऐसा करते समय संविधान निर्माताओं ने किसी कठोर सिद्धांत को लागू न करके लचीलेपन के तत्वों का समावेश किया है। संविधान में बदली हुई परिस्थितियों के अनुकूल समय समय पर वित्त व्यवस्था पर क्या है पुनर्विचार करने एवं संशोधन एवं परिवर्तन का सुझाव देने के लिए एक वित्त आयोग की स्थापना का उपबंध किया गया है। और जो ये वित्त आयोग की स्थापना का उपबंध किया गया है, ऐसा हमें
विश्व के अन्य जो परिसंघीय संविधान है वहाँ देखने को नहीं मिलता है। यह व्यवस्था हमको भारत में ही देखने को मिलती है, जिसके माध्यम से संघ और इकाइयों में राजस्व वितरण का समय के साथ साथ क्या है, समायोजन और वितरण होता रहे, इसलिए इस व्यवस्था का संबंध है, एक प्रकार से इन्हें सरल करने का प्रयास किया है। संघ और राज्यों के मध्य राजस्व साधनों के विभाजन के सिद्धांत का आधार है कार्यक्षमता, पर्याप्तता और उपयुक्तता। इन तीन उद्देश्यों की एक साथ प्राप्ति करना कठिन कहीं ना कहीं राष्ट्रों के लिए होता है। अतः भारतीय संविधान में समझौतावादी प्रवृत्ति को क्या है, अपनाया गया है। तदनुसार विषय को दो भागों में विभक्त किया गया है। प्रथम संघ और राज्यों के मध्य राजस्व का विभाजन तथा द्वितीय सहायक अनुदानों का वितरण। यानी कि पहले में केंद्र और राज्यों के मध्य जो वित्तीय संबंध है उनका विभाजन कर दिया गया है कि कहाँ कौन राजस्व एकत्रित करेगा, और दूसरा सहायक अनुदान है जो कि केंद्र राज्यों को देता है। संविधान की 7वीं अनुसूची में संघ और राज्य सरकारों की आय के साधनों का उल्लेख किया गया है, और संघ सूची में राजस्व के 12 विषय हैं तथा राज्य सूची में राजस्व के 19 विषय हैं। विधि के प्राधिकार के बिना करों का अधिरोपण नहीं किया जाता है। संविधान के अनुच्छेद 265 के अनुसार कोई कर विधि के प्राधिकार से ही अधिरोपित या संग्रहित किया जाता है, और अगर ऐसा नहीं है तो ऐसे करों को संग्रहित नहीं किया जाता है। इसका तात्पर्य यह है कि कोई भी कर केवल विधि द्वारा ही अधिरोपित और एकत्रित किया जा सकता है, किसी कार्यपालिका के आदेश द्वारा नहीं। साथ ही कर अधिरोपित करने यदि संविधान के किसी उपबंध द्वारा करारोपण का निषेध है तो वह कर विधि क्या है, अवैध मानी जाएगी। एक उदाहरण इसे समझ सकते हैं। वह कर विधि शून्य होगी अथवा अवैध मानी जाएगी जो संविधान के भाग 3 के अनुच्छेद 14 में निहित समानता के मूल अधिकार का क्या है, उल्लंघन करती हो। यहां आपको एक चीज का ध्यान रखना होगा कि शुल्क और कर में क्या है, अंतर होता है। शुल्क यानी कि फीस और कर यानी कि टैक्स, तो इन दोनों में क्या है, भारतीय संविधान में अंतर किया गया है। संविधान के अनुच्छेद 265 में इसका उल्लेख है, और उसके अनुसार विधि के प्राधिकार के बिना कर लगाने का प्रतिषेध केवल करों के संबंध में लागू होता है, शुल्क के संबंध में लागू नहीं होता है। कर एक सामान्य भार होता है और इसमें कर अदा करने वाले को यह लाभ मिलता है कि वह सभी लोगों के साथ लाभ में भागीदारी करता है। यानी कि अगर आप टैक्स देते हैं तो उस टैक्स का सरकार कहीं भी प्रयोग कर सकती है, जबकि जो कर लोक प्रयोजनों अर्थात जन कार्यों के लिए लोक प्राधिकारी यानी कि जो हमारे अधिकारी होते हैं या जनप्रतिनिधि होते हैं उनके द्वारा अनिवार्य धन वसूली है, जो किसी कार्यपालिका आदेश से नहीं अपितु विधि द्वारा परिवर्तनीय है। यानी कि किसी कार्यपालिका के आदेश के माध्यम से नहीं, ये विधि के माध्यम से ऐसा निश्चित किया गया है कि आपको इतना टैक्स देना होता है। कर किसी विशेष या विशिष्ट सेवा के बदले में शुल्क जिससे लिया जाता है, राज्य वह धन उस व्यक्ति या वर्ग के लिए विशिष्ट सेवा प्रदान करने में व्यय करता है। और ये हिंदू धर्मादा आयुक्त मद्रास बनाम LT स्वामियार 1954 के केस में जो न्यायालय है उसने अभी निर्धारित किया है। किंतु कालीकट नगर निगम बनाम थच्चाम्ब लाथ सदाशिवम के
जो ये केस हुआ है 1985 में, न्यायालय ने स्पष्ट किया है और अभी निर्धारित किया है कि शुल्क केवल विशिष्ट सेवा के लिए ही लिया जाता है तथा शुल्क देने वाला उसका लाभ भी प्राप्त करे कि धारणा पर्याप्त परिवर्तन आ चुका है। यदि शुल्क अदा करने वाला सामान्य लाभ प्राप्त करता है तो सेवा प्राप्त करने का तत्व पूरा हो जाता है और लिया गया धन शुल्क की श्रेणी में आता है। कहने का तात्पर्य है कि शुल्क और सेवा में सीधा संबंध होना आवश्यक नहीं है। यही पर्याप्त है कि शुल्क का लाभ शुल्क देने वाले व्यक्ति को भी क्या है, प्राप्त हो रहा हो। अब हम देखेंगे भारत और राज्यों की संचित निधियां और लोक लेखे। आप जानते हैं कि भारत की एक संचित निधि होती है, राज्यों के पास भी संचित निधि होती है। तो उसका उल्लेख क्या है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 266 में किया गया है और अनुच्छेद 267 में आकस्मिक निधि की बात की गई है। तो उनको हम पहले समझ लेते हैं। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 266(1) के अनुसार अनुच्छेद 267 के उपबंधों के तथा कुछ करों और शुल्कों के शुद्ध आगम पूर्णतः या भागतः राज्य जितनी भी भारत सरकार की इनकम होती है जहां जहां से, उनको सभी राजस्व कहा जाता है और उस सरकार द्वारा राज हुंडियों निर्गमित करके उधार द्वारा या अर्थोपाय अग्रिमों द्वारा किए गए सभी उधार या उधारों के प्रति संदाय में उस सरकार को प्राप्त सभी धनराशियों की एक संचित निधि बनेगी, जो भारत की संचित निधि के नाम से कहलाएगी। तथा किसी राज्य सरकार को प्राप्त सभी राजस्व उस सरकार द्वारा राज्य हुंडियों निर्गमित करके उधार द्वारा या अर्थोपाय अग्रिमों द्वारा लिए गए सभी उधारों के प्रति संदाय में उस सरकार को प्राप्त सभी धनराशियों की एक संचित निधि बनेगी, जो राज्य की संचित निधि कहलाएगी। यानी कि अनुच्छेद 266 में केंद्र की और राज्य की संचित निधि का उल्लेख है। संचित निधि में जो केंद्र की संचित निधि है उसमें केंद्र की जितनी भी इनकम होती है, चाहे उधारी के माध्यम से हो, चाहे आप लोन ले रहे हो उसके माध्यम, किसी भी प्रकार से जो इनकम आपकी हो रही है वो संचित निधि में रखी जाती है और राज्यों की भी ऐसी संचित निधि होती है। अनुच्छेद 266 के खंड 2 के अनुसार भारत सरकार या किसी राज्य सरकार द्वारा या उसकी ओर से प्राप्त सभी अन्य लोक धनराशियां यथास्थिति भारत के लोक लेखे में या राज्य के लोक लेखे में जमा की जाएगी। कहने का अर्थ है कि किसी भी प्रकार की धनराशि को अगर एकत्रित कर रहे हैं, जमा कर रहे हैं, तो भारत की संचित निधि में, या राज्य सरकार है तो राज्य की संचित निधि में उनका जमा किया जाएगा। खंड 3 कहता है कि भारत की संचित निधि या राज्य की संचित निधि में से कोई धनराशि विधि के अनुसार ही तथा इस संविधान में उपबंधित संचित निधि से अगर आपको पैसा निकालना है तो भारतीय संविधान में जो इसका उल्लेख किया गया है उसी अनुसार आप उस संचित निधि का निकाल सकते हैं और उसका प्रयोग कर सकते हैं। अब बात आती है आकस्मिक निधि की। तो संविधान के अनुच्छेद 267(1) के अनुसार संसद विधि द्वारा अग्रदाय के स्वरूप की एक आकस्मिकता निधि की स्थापना कर सकेगी, जो भारत की आकस्मिक या आकस्मिकता निधि के नाम से ज्ञात होगी, जिसमें ऐसी विधि द्वारा अवधारित राशियां समय समय पर जमा की जाएगी और अन्वेक्षित व्यय का अनुच्छेद 115 या अनुच्छेद 116 के अधीन संसद द्वारा विधि द्वारा प्राधिकृत किया जाना, लंबित रहने तक ऐसी निधि में से ऐसे व्यय की पूर्ति के लिए अग्रिम धन देने के लिए राष्ट्रपति को समर्थ बनाने के लिए उक्त निधि राष्ट्रपति के व्ययाधीन रखी जाएगी। कहने का तात्पर्य है कि आकस्मिक निधि एक अलग से निधि होती है, जो कि क्योंकि आप जानते हैं कि संचित निधि से पैसा कानून के नियमों के अनुसार ही निकाला जा सकता है, अन्यथा नहीं। पर कभी कभार परिस्थितियां ऐसी होती है, जैसे बाढ़ आ गई, आपदा आ गई, तो उस समय हमको बहुत जल्द में क्या है, धन की आवश्यकता होती है। तो इसलिए राष्ट्रपति और राज्यों में राज्यपाल के पास ऐसी निधियों का
धन खर्च करने का अधिकार होता है, तो उसे ही हम आकस्मिक निधि कहते हैं। इसमें से पहले धन खर्च के लिए लिया जाता है और उसके पश्चात विधानमंडल या संसद के माध्यम से उस धन का ब्यौरा प्रस्तुत किया जाता है। अनुच्छेद 267 के खंड 2 के अनुसार राज्य का विधानमंडल विधि द्वारा अग्रदाय के स्वरूप ज्ञात होगी, जिसमें ऐसी विधि द्वारा अवधारित राशियां समय समय पर जमा की जाएगी और अन्वेक्षित व्यय का अनुच्छेद 205 या अनुच्छेद 206 के अधीन राज्य के विधानमंडल द्वारा विधि द्वारा प्राधिकृत किया जाना, लंबित रहने तक ऐसी निधि में से ऐसे व्यय की पूर्ति के लिए अग्रिम धन देने के लिए राज्यपाल को समर्थ बनाने के लिए उक्त निधि राज्यपाल के व्ययानाधीन में रखी जाएगी। तो इसको अब मैंने आपको पहले ही स्पष्ट कर दिया है कि जो आकस्मिक निधि का धन है वह केंद्र में राष्ट्रपति द्वारा और राज्य में राज्यपाल के अधीन होता है और उनको ये धन खर्च करने की क्या है, शक्ति होती है। जबकि जो संचित निधि है उसमें से धन संसद के माध्यम से निकाला जाता है, जो कानून हो उस कानून के अनुसार। अब हम देखते हैं संघ और राज्यों के बीच राजस्वों का जो वितरण है वो किस प्रकार है। संविधान द्वारा संघ और राज्यों के बीच राजस्वों का वितरण कर दिया गया है या किया गया है। संघ सूची में वर्णित विषयों पर संघ को कर लगाने का आत्यांतिक अधिकार है और राज्य सूची में वर्णित विषयों पर राज्यों को कर लगाने का आत्यांतिक अधिकार है। संवर्ती जो सूची है उसमें केवल कुछ ही करों का उपबंध है और ध्यातव्य हो कि राज्य सूची में उल्लिखित विषयों पर लगाए गए करों को राज्य उद्गृहित करके अपने पास रखते हैं, जबकि संघ सूची में वर्णित विषयों पर लगे कुछ कर पूर्णतः या अंशतः राज्यों में वितरित कर दिए जाते हैं। उसका हम आगे आने वाले विषयों में अध्ययन करेंगे कि वो या वो कौन से हैं जिसको राज्य वसूल करते हैं अपने पास रखते हैं या राज्य वसूल करते हैं और केंद्र को सौंपते हैं। इन सब का, क्योंकि ये एक बहुत बड़ा टॉपिक है, इसमें कम से कम 4 दिन इसको पूरा करने में लगेंगे, तो आगे आने वाले दिनों में हम इस पे बात करेंगे। अब जो संघ सरकार के राजस्व के स्रोत हैं वो कौन कौन से हैं उनको देख लेते हैं। सबसे पहला है सीमा शुल्क। कई बार यहाँ से क्वेश्चन भी पूछ लिया जाता है कि इनमें से कौन सा संघ सरकार का राजस्व का स्रोत है, तो आप इनको ध्यान रखिएगा। पहला है सीमा शुल्क, दूसरा है निगम कर, कृषि आय को छोड़कर अन्य आयकर, निर्यात शुल्क, कृषि भूमि के अतिरिक्त अन्य संपत्ति पर संपदा शुल्क, आयकर पर अधिभार आदि, संघ सूची के विषयों की बाबत फीस, व्यष्टि और कंपनियों की आस्तियों के पूंजी मूल्य पर कर, तंबाकू तथा भारत में निर्मित और उत्पादित कुछ वस्तुओं पर उत्पादन शुल्क, हुंडियां तथा चेकों और प्रामिजरी नोटों पर मुद्रांक शुल्क, स्टॉक एक्सचेंज पर कर, वायदा बाजार पर कर, रेल के जन भाड़े और वस्तु भाड़े पर कर, रेल, समुद्र या वायु द्वारा ले जाई जाने वाली वस्तुओं पर कर अथवा यात्रियों पर सीमा शुल्क, विदेशी ऋण, संघ सरकार की संपत्ति, कोई दूसरा कर जो राज्य सूची या समवर्ती सूची में उल्लिखित न हो आदि क्या है, केंद्र सरकार के राजस्व के स्रोत है। अब हम राज्य सूची के स्रोत या राज्य सरकारों के राजस्व के जो साधन है उनको देख लेते हैं। पहला है भू राजस्व, और कृषि भूमि पर आयकर। अंतर्देशीय जलमार्गों द्वारा ले जाए जाने वाला माल और यात्रियों पर कर। आप देख रहे होंगे कहीं क्या है, डबल कर है, यानी कि केंद्र को भी जा रहा है और राज्य को भी जा रहा है। भूमि और भवनों पर कर, खनिज अधिकारों पर कर, जीव जंतु और नौकाओं पर कर, सड़क यानों पर कर, विज्ञापनों पर कर, विद्युत के उपभोग पर कर,
विलास वस्तुओं और मनोरंजन पर कर, स्थानीय क्षेत्रों में माल के प्रवेश पर कर, विक्रय कर, पथ कर, राज्य सूची के विषयों की बाबत फीस, वृत्ति, व्यापार आदि पर कर जो 250 रुपये प्रतिवर्ष से अधिक नहीं होगा। इसके अतिरिक्त कुछ कर समवर्ती सूची में उल्लेखित हैं। वो है न्याय संबंधी स्टाम्प शुल्क के अतिरिक्त अन्य स्टाम्प शुल्क, समवर्ती सूची के विषयों में से किसी एक के संबंध में शुल्क जिसमें किसी न्यायालय में लिया जाने वाला शुल्क शामिल नहीं है। तो ये वे कर थे जो कि केंद्र, राज्य और समवर्ती सूची के विषयों में उल्लेख किए हुए हैं। तो मेरा ख्याल है आज के लिए इतना काफ़ी है। कल अब हम पढ़ेंगे संघ द्वारा उद्गृहित किए जाने वाले किंतु राज्यों द्वारा संग्रहित और विनियोजित किए जाने वाले शुल्क। इसके अतिरिक्त संघ द्वारा उद्गृहित और संग्रहित किंतु राज्यों को सौंपे जाने वाले शुल्क। इसके अतिरिक्त अन्य जो भी हैं कुछ शुल्क ऐसे होते हैं संघ के प्रयोजनों के लिए क्या है उन पे अधिभार लगाया जाता है। तो और कल और परसों में इसको करने का प्रयास करेंगे। तो आप लोगों ने मुझे सुना, आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।